और इससे पहले कि हम बढ़ें डिबेट की तरफ हमेशा की तरह पहले वो रिपोर्ट देखेंगे जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रिपोर्ट की तरफ और उसके बाद डिबेट की तरफ। सौ प्रतिशत वोट करो, 100% मैसेज दो कि नेताओं का क्राइम जनता देख रही है। नोटा भी एक ऑप्शन है, उसको भी कर सकते हैं। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालें। कोई भी आए कोई भी जाए, कलदार सिक्का है। नोटा, खोटा और कलदार पर नेताओं के बयान सियासी सुर्खियां बने हुए हैं। इंदौर में कांग्रेस नोटा को प्रमोट करने में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत पूरी कांग्रेस का फोकस ज्यादा से ज्यादा वोट नोटा पर करवाने का है। कांग्रेस की स्थिति अक्षय बम के बीजेपी में जाने से हुई है। इसके बाद कांग्रेस जहां नोटा को प्रमोट करने में ताकत झोंक रही है, तो बीजेपी का मकसद देश के सबसे साफ शहर में सबसे ज्यादा वोटों से जीत का रिकॉर्ड बनाने का है। इंदौर में 25,13,000 वोटर हैं। 30% वोट भी डले तो 7,60,000 वोट पड़ेंगे। इस आंकड़े के साथ बीजेपी बना सकती है रिकॉर्ड। कांग्रेस नोटा को कर रही प्रमोट। 2014 में नोटा को मिले थे 0.28% वोट। 2019 में 0.21% वोट नोटा पर पड़े। ये आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी जीत का रिकॉर्ड बना सकती है, लेकिन कांग्रेस में बम फूटने के बाद इस बार इंदौर के मतदाता की वोटिंग में दिलचस्पी कम दिख रही है। पीएम मोदी को भी इसका अंदेशा हुआ, लिहाजा जब मोदी धार में सभा करने आए तब उन्होंने इंदौर एयरपोर्ट पर नेताओं से वोट बढ़ाने की बात कही। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस में भी नोटा और खोटा पर जमकर सियासी जंग छिड़ी है। हमारे एक बहुत बड़े नेता ने इतना छोटा कृत्य किया, वो सबने देखा। कांग्रेस का प्रत्याशी चुरा लिया और कहता खोटा सिक्का था, तो खोटे सिक्के को भी चुरा लिया। मतलब कैसे लोग होंगे ये? नोटा भी एक ऑप्शन है, उसको भी कर सकते हैं। इंदौर हमेशा अच्छा ही करता है, तो इसलिए इस बार भी अच्छा ही करने वाला है। और नोटा तो ये देश के लोकतंत्र पर हमला है, और राष्ट्रीय राजनीतिक दल अगर ये नोटा पर डालने की कह दे, दुर्भाग्यजनक है। इंदौर में चौथे चरण में 13 मई यानी सोमवार को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी से एक बार फिर शंकर लालवानी मैदान में है, तो कांग्रेस का हाथ खाली है। लिहाजा कांग्रेस नोटा को प्रमोट करने में जुटी है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सियासत का जो दौर देखने को मिल रहा है, वो फिलहाल जेरे बहस है, क्योंकि इंदौर में जो हो रहा है वो शायद पहली बार है जब देश का एक राष्ट्रीय दल नोटा के लिए वोट मांग रहा है। कुल मिलाकर इंदौर में पड़ रहा नोटा का सोटा अच्छा है या खोटा, ये मध्य प्रदेश की सियासत का अब सबसे बड़ा सवाल बनकर इंदौर वासियों के सामने है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नोटा का सोटा अच्छा या खोटा। ये अपनी तरह का पहला मामला है कि जब एक राष्ट्रीय स्तर का और देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि वोट तो देना, लेकिन नोटा को भी ध्यान में रखना, और अगर नोटा पर पड़ेगा वोट तो ये सोटा बहुत जरूरी है। कारण आपको पता ही है कि अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे इंदौर से, उन्होंने नामांकन वापस लिया और एक बड़ा झटका दिया अपनी पार्टी को, कांग्रेस को, और बाद में बीजेपी में शामिल किया। तो ये बड़ा अलग तरह का मामला है। कितना ये इंदौर को छू रहा है या कितना लोकतंत्र के दायरे में ये उचित है कि एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल नोटा के लिए वोट मांगे, कई बड़े सवाल हैं। पहले बंसल न्यूज़ के 3 सुलगते हुए सवाल। इंदौर में नोटा को प्रमोट करना कांग्रेस के लिए ज़रूरी या सियासी मजबूरी? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी इंदौर से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना पाएगी? सवाल नंबर 3, क्या नोटा के पक्ष में कांग्रेस का माइंड गेम बीजेपी को परेशान कर रहा है? क्योंकि इंदौर कई मायनों में एक
अलग किस्म का शहर इस तरह से है कि वो लोगों के मन को छूता है और लोग ये मानते भी हैं वहाँ कि अपन इंदौरी इसला भैया एकदम डकाडा करते हैं, बोले बिल्कुल मस्त एकदम, टेंशन नहीं लेते अपन ज़्यादा। देखते हैं कि इंदौर क्या निर्णय करता है। इंदौर भी कोई बम फोड़ता है या फिर इंदौर जाएगा उसी के साथ कि चलिए बम साहब आप तो निकल गए, लेकिन अब जो है वो हम इसकी तरफ जा रहे हैं। कई सवाल हैं, उन पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन हैं, हमारे साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए। आनंद जाट हैं, युवा नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता का धर्म निभाएंगे कांग्रेस के लिए। और अगर मैं बात करूं इंदौर से, तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष पारे, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और जो साथी जर्नलिस्ट हमारे साथ इंदौर से ही जुड़ेंगे, उनका परिचय तब जब वो हमारे साथ होंगे। पीयूष, मुझे नटशेल में समझाइए, इंदौर एक बड़ा वाइब्रेंट शहर है, बड़ा जीवंत शहर है, वहाँ जो कुछ भी होता है, और कई बार ये इंदौर दावा भी करता है कि भैया अपन तो सच के साथ हैं यार, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। तो क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं अच्छा हुआ, ये तो 4 जून के नतीजे बताएंगे कि इंदौर की जनता क्या सोच रही। लेकिन आपने अब तक क्या पल्स महसूस की है, जबकि अब हम महज कुछ घंटे दूर हैं, 2 दिन दूर हैं मतदान से? जी देखिए शरद जी, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि बीजेपी यहाँ पर पहले से ही मजबूत स्थिति में थी, जैसा तमाम समीकरण कह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अक्षय बम ने पाला बदला, उसके बाद में बीजेपी इसे समझ रही थी कि अब खेल बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि खेल आसान लग भी रहा है, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक कहते भी हैं। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर अब सेंटीमेंट्स पर, यानी कि अगर बात करें तो एक इमोशनल गेम खेल रही है, वो है नोटा के सहारे। वो ये कह रही है कि हमारा प्रत्याशी तो चला गया है, लेकिन अब आप नोटा को वोट दीजिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ धोखा हुआ है, तो ये इमोशनल गेम कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस इंदौर की जनता के बीच में लगातार ले भी जा रही है, जैसा आपने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान भी सुना है। एक तरफ अब बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी की स्ट्रेटेजी अब बदली है। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि नोटा में कम से कम वोट पड़े। और ये नोटा क्यों कुछ खटक रहा है, एक छोटा सा उदाहरण आपको और देता हूँ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इससे लेकर एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि नोटा राष्ट्रहित में नहीं है, जिसे तमाम बीजेपी के नेताओं ने भी अपने सोशल मीडिया की वॉल्स पर पोस्ट किया है। यानी कि कहीं न कहीं नोटा खटक तो रहा ही है इंदौर में। और इंदौर की जनता का नब्ज, और हम लोग भी जब उन्हें टटोलने पहुंचते हैं, तो कहीं न कहीं ये जरूर हुआ है कि अक्षय बम के पाला बदलने से ये चर्चाएं जरूर है कि इस बार नोटा क्या कुछ रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन बीजेपी की कोशिश है शरद जी की कहीं गोपालगंज, जो बिहार की संसदीय सीट है, 2019 में 51,000 वोट वहां पर पड़े थे नोटा को, कहीं उसका आंकड़ा इंदौर पार ना कर दे, ताकि इंदौर की छवि पर कहीं ना कहीं एक छोटा सा दाग ना लगे। तो ये कोशिश बीजेपी की फिलहाल नजर आ रही है। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी नोटा के जरिए ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अंतिम जो यहाँ पर उनकी सभा हुई थी इंदौर में, उसमें भी कहीं ना कहीं उनका यही एक बयान सामने आया कि नोटा के जरिए कांग्रेस माहौल बना रही है, लेकिन उनका माहौल खत्म करना है। अब देखना यह होगा कि इमोशनल कार्ड यहाँ पर कांग्रेस का चलता है या फिर बीजेपी अपनी रणनीति में यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आती है। बिल्कुल सही है पीयूष, और आपकी बात से इतना तो मैं समझ पाया कि नोटा का तनाव तो बनता हुआ नजर आ रहा है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव ज़रूर बनता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि जितनी चर्चा इसकी हो चुकी है, तो कहीं वो ये सोच रहे हैं, गोपालगंज की बात आपने की, आखिर ये सारी बातें निकल कर कहाँ से आई। बहुत शुक्रिया आपका, निगाह बनाकर रखिएगा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक अलग तरह का मामला है, जिस तरह की बातें नोटा के लिए एक राष्ट्रीय दल मांग कर रहा है, और जो घटना हुई वो भी बड़ी अभूतपूर्व थी, नामांकन वापस लेकर। किस तरह से आप देखते हैं, और क्या आपको लगता है, क्योंकि इंदौर वो शहर है जहाँ से आपने मेडिकल की पढ़ाई की है, आप भी उस शहर की फितरत को बहुत अच्छा समझते हैं। जी देखिए, इंदौर शरद जी, पहली चीज़ तो बहुत क्लियर डिवीज़न वाला शहर है, तो मैं नहीं समझता कि कोई किसी किस्म की इमेच्योर सोच वहाँ के मतदाताओं की है। दूसरी चीज़ देखिए, ये परिस्थिति बनी क्यों? ये परिस्थिति इसलिए बनी कि एक 125 साल पुराना दल, क्या आपका सिलेक्शन, क्या आपका इलेक्शनियरिंग, आपकी संगठन कौशल, और मैं देख पा रहा हूँ कि वाकई में जीतू भाई के चेहरे पर जब वो बाइट दे रहे थे तो एक तनाव भी मैं महसूस कर रहा था कि शायद उनकी भी साख इंटरनल कांग्रेस में शायद दाव पर लगी होगी कि अब वो इसका क्या जवाब दें। भाई आप सोचिए, एक सांसद प्रत्याशी यदि इस प्रकार से चला जाए तो ये प्रश्न तो उनके भी संगठन कौशल पर है ही शरद जी।
कारण कुछ भी हो। तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है और मुझे नहीं लगता कि देश में ऐसी कोई दूसरी सीट होगी जहां पर आप सोचिए कांग्रेस का सिंबल ही नहीं होगा मशीन के ऊपर, और इसीलिए नोटा की बात करना या दूसरी बात करना। और जो अंडरलाइन सिचुएशन है वो तो देखिए बहुत सिंपल सी है। हम लोग पहले भी बहुत अच्छे से जीत रहे थे, हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी थी। पीयूष जी ने भी इस बात को रखा है कि इंदौर की सीट है वो बहुत, हम तो इस बात को सोचकर बैठे हैं कि हमें देखना है कितने मार्जिन से वो सीट हमारी निकलती है, और मध्य प्रदेश में हम 29-0 का जो लक्ष्य है हमारा उसकी ओर बढ़ ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जो आज का विषय है ये एक सियासी या सेफोलॉजिकली या हम कह सकें कौतूहल का बुद्धि विलास ज़्यादा है। मतदाताओं पर इसका कोई बहुत मैं कोई असर नहीं देखता हूँ। बिल्कुल, लेकिन हम सभी को रुकना चाहिए 4 जून तक के लिए, क्योंकि अगर इससे वहाँ का मतदाता कहीं ना कहीं कोई संदेश देना चाहता है या उसको भी लग रहा है, क्योंकि हमने मैच के रोमांच को तो जो भी कारण इसके पीछे रहा हो वो कम हो गया है। 2 टीमें खेलने वाली थीं, दोनों बड़ी टीमें थीं, अच्छी टीमें, ठीक है, एक टीम बहुत पल्ला भारी था, बिल्कुल सही बात है, इंदौर गढ़ है 4 दशकों से, लेकिन फिर भी अब वहाँ के मैच का रोमांच एकदम कम हो गया। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना दिलचस्प होगा। आनंद जी, आपकी रिएक्शन, और उसके बाद फिर मैं हमारे जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं हर्षवर्धन जी, वो फ़ोन पर जोड़ेंगे, उनसे बात करूँगा। जी शरद जी, एक उस बच्चे के बारे में कल्पना कीजिए जो 18 साल का है और पहली बार वोट देने जा रहा है, और वो पूरे मोहल्ले के लोगों को अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा रहा होगा और कह रहा होगा इस बार मैं वोट डालूंगा। वो अगर कांग्रेस को वोट देना चाहता तो उससे उसकी चॉइस छीन ली गई है। ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये इंदौर का मुद्दा है। और इंदौर का मुद्दा है, अभी मैं भाजपा प्रवक्ता जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जीतू भाई के चेहरे पर तनाव है। हाँ, ये तनाव इंदौर की जनता को जिस तरह से भाजपा ने छला है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो उसमें ये तनाव आना स्वाभाविक है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है नोटा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के आधार पर, उसके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के आधार पर नोटा जो है वो भारतीय चुनाव प्रणाली में शामिल किया गया है। तो क्या ये सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं है? एक बात। दूसरी बात यह है कि इंदौर के लोगों पर भरोसा नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी को? 1985 से आज दिनांक तक जो संसदीय चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी अपेक्षानुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई है। भाजपा को और क्या भरोसा दे देता इंदौर? और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान है। जी नहीं साहब, ये जनता को नुकसान है, क्योंकि लोकतंत्र में विकल्प जितने अधिक होते हैं उतना जनता अपने निर्णय को मजबूती से ले पाती है। और ये जनता से विकल्प किसने छीना है? उस प्रत्याशी के साथ नामांकन फॉर्म वापस लेने कौन गया था? क्या वो भाजपा के विधायक नहीं थे? और जब वो वापस लौट कर आया तो गाड़ी में भाजपा के मंत्री नहीं बैठे थे जो सेल्फी खिंचा रहे थे? ये जनता का मामला है। हम रहें ना रहें, ये देश रहना चाहिए। हम रहें ना रहें, ये जनता रहनी चाहिए। तो इंदौर की जनता को आज ये मौका है कि वो देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने वाले एकजुट नागरिक हैं। तो राजनीति की इस गंदगी को साफ करने का नैतिक दायित्व भी उनका है। लेकिन काश यही गीत आपके अक्षय कांति बम गुनगुनाते कि रहें ना रहें हम महकार करेंगे, और वो ये कहते हैं कि जीतें या हारें, चाहे जितना भी मार्जिन जीत का बीजेपी का हो, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना है निश्चित तौर पर उन पर भी सवाल खड़े हुए ही हैं। बड़ी बातें हैं। सीधे मैं चलूँगा हर्षवर्धन प्रकाश जी की तरफ। हर्षवर्धन जी, इंदौर और इंदौरियत को बखूबी आप समझते हैं, और एक सीनियर जर्नलिस्ट, और अब तो आप जिस राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित एजेंसी से जुड़े हैं वो वीडियो सर्विस में भी बड़ी तेज़ी से कदम आगे बढ़ा रही है। तो अब आप दोनों अनुभवों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कैमरा और कलम दोनों आपके साथ है। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? और मैं आपके माध्यम से इंदौर के मानस को समझना चाहूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ स्टूडियो में हम बात कर रहे हैं तो 2 सेंटिमेंट हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और एक हमारा सेंटिमेंट है जो एनालिसिस का सेंटिमेंट है। लेकिन इंदौर में आप बैठे हैं, इंदौर को आप समझ रहे हैं। जी समझाइए हमें इंदौर।
देखिए, जब ये अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस लिया तब इंदौर स्वाभाविक रूप से हैरान हुआ था कि ऐसा क्या आवश्यक था कि उन्होंने पर्चा वापस ले लिया, और वो पर्चा वापस लेने के कुछ ही घंटों में भाजपा में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। इंदौर को हैरानी हुई थी इस बात को लेके, क्योंकि एक मुद्दे की बात यह है कि इंदौर जो है भाजपा का गढ़ है, लगातार 35 साल से पार्टी यहाँ जीत रही है, और इस बार भी कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया था जो आज तक अपने जीवन में पार्षद पद का चुनाव भी नहीं लड़ा था। उसने पिछले विधानसभा चुनाव में नवंबर 2023 के विधानसभा क्रमांक 4 से, जो कि भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां से टिकट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने नकारते हुए किसी और व्यक्ति को टिकट दिया था। ये तथ्य तक मैं बात आपसे कर रहा हूं जी। तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाना और उसका ऐन मौके पे पाला बदल के सत्तारूढ़ दल का दामन थाम लेना, ये इंदौर को हैरान कर गया। अब इसके बाद जो हालात हैं शरद जी, कि कांग्रेस ने अपने तई पूरी कोशिश की है कि वो नोटा को अपने प्रत्याशी के रूप में पेश करके जनता को उद्वेलित करे कि वो मतदान का ये विकल्प, जो कि आखिरी विकल्प होता है, वो इस्तेमाल करे। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है, बीजेपी ने इसके जवाब में पूरी कोशिश की है। वैचारिक उसके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो सारे निकाल के कि नोटा एक कह लीजिए कि बिना दांत का शेर है, को मतलब नहीं निकलता है और आप हमें वोट करें। तो जंग बराबर की है, और मुझे लगता है कि जो पिछला रिकॉर्ड है 2019 का रिकॉर्ड है, 5045 वोट वोटा के पक्ष में पड़े थे जब दोनों ही दल मैदान में थे। इस बार इंदौर में इससे बड़ा आंकड़ा जाएगा ही, क्योंकि कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, और अगर कांग्रेस अपील कर रही है कि आप नोटा के लिए वोट करें, तो ये संख्या ऊपर जाएगी ही। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी वोट करेंगे, तो 5000 से तो अब जाएगा ये आंकड़ा। क्या आपको पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी का आंकड़ा याद है जिन्होंने इंदौर लोकसभा चुनाव लड़ा था? अंतर उनका कितना था, कितने मत पड़े थे उनके पक्ष में? देखिए, पिछली बार जो थे पंकज संघवी थे, जो कि कांग्रेस के नेता थे, जो कि संयोग से अब भाजपा का हिस्सा हो चुके हैं। उनको शंकर लालवानी ने, जो कि अभी सांसद हैं, पिछले चुनाव में 5,48,000 वोट से हराया था। जी जी जी। तो ये जीत का अंतर था। और आपको बताऊं शरद जी की व्यक्तिगत रूप से वोट पाने वाले, मतलब कुल वोट हासिल करने वाले शंकर लालवानी पूरे देश में सबसे बड़े प्रत्याशी थे। सबसे मतलब उनको सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया, अंतर की बात नहीं कर रहा हूँ, वोट उनका गेन किया। तो वो भी एक रिकॉर्ड बना था शंकर लालवानी के नाम। लेकिन अभी सारी बहस नोटा पे केंद्रित है इंदौर में, और नोटा एक बहुत ही दिलचस्प पहलू बन के सामने आया। क्या बीजेपी के नेताओं में भी, जैसा हमने सुमित्रा ताई जी के बारे में सुना कि उनकी सुगबुगाहट की भी बड़ी चर्चा रही, उसे आप किस तरह देखते हैं? बीजेपी के नेता भी क्या इसको मान रहे हैं ढके छुपे? सुमित्रा महाजन ने ये बात कई इंटरव्यूज में कही कि लोगों ने उनको फोन किए और नोटा पे वोट देने की बात की, लेकिन उन्होंने आज ही एक नया वीडियो जारी किया है और उसमें वो ये कहती सुनाई पड़ रही हैं कि लोग सुस्त ना बैठे और ये ना माने कि इंदौर में भाजपा जीत ही चुकी है। तो उन्होंने मतदान बढ़ाने के लिए एक नई अपील आज ही कुछ घंटे पहले जारी की है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने ये अपील जारी की है और लोग वोट करेंगे। लेकिन चुनाव का रंग, शरद जी आपने एक तो चुनाव कवर किए, मैंने भी कवर किए, चुनाव का रंग बहुत फीका है इंदौर में। इंदौर जो कि सबसे ज्यादा वाइब्रेंट शहर है पूरे प्रदेश का, झंडे ना दिखाई दे रहे, ना बैनर दिखाई दे रहे, ना आप सोच लीजिए कि ऐसा लोगों में कोई बहुत चर्चा हो रही है उस चीज को लेकर। चर्चा ये हो रही है कि हाँ भाई क्या होता है देखते हैं, नोटा की बात हो रही है। तो ये एक सबसे नीरस चुनाव है इंदौर के 72 साल के संसदीय इतिहास का। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बड़े होने की भी कीमत चुकानी तो पड़ती है। इंदिरा जी जब ताकत में और सुपर ताकत में रहीं तो ठीकरा उन्हीं के सर फूटता था। सर्वशक्तिमान हैं, जो फैसला करें, चाहे आपातकाल हो या तमाम बातें हों। अब कमोबेश कुछ उसी तरह की स्थिति बीजेपी की इस मायने में है कि बहुत ताकतवर लीडर हैं आपके पास, हर चीज़ यही कही जाती है दोष बीजेपी का है, बीजेपी ने किया। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी के लिए कुछ बहुत ऐसी चीज़ नहीं रही। अगर शायद आप डिनायल करते वहाँ कि नहीं हम नहीं चाहते हैं,
कोई फायदा इससे बीजेपी को हुआ है, ऐसा समझ नहीं आता। देखिए फिर अगेन चुनाव का समय शरद जी, आपकी पूरी स्वतंत्रता है, आप हो गए, जीतू भाई हो गए, सभी लोग अपना बुद्धि विलास करें, मुझे क्या फर्क पड़ता है। विलास नहीं सर, नहीं बुद्धि विचार करें जी। हाँ, इतना कह लीजिए। बुद्धि विलास मतलब विलास तो नवाबों और सर, महाराजाओं इसलिए के समय का। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए बुद्धि विलास ऐसा शब्द है जिसमें बुद्धि का उपयोग अपन वहाँ करते हैं जो जिसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, लेकिन उसके हमारे पास तथ्य नहीं होते हैं। मैं जब आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, जो सामने भी स्पष्ट है कि भाई वो सीट हमारी है और हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, तो अब इसके क्या, अच्छा कैंडिडेट उनका भाग गया, उनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, पत्रकार जी ने भी ये चीज़ बताई है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को जो टिकट दिया उनको वो काबिल नहीं मान रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद दिक्कत में कांग्रेस है, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई है। अच्छा, सब आपके घर में हो रहा है और पब्लिक को आप बोलते हो कि आप हमारे समर्थन में वोट, ऐसा थोड़ा ना होता है साहब। तो पब्लिक की जहाँ इच्छा वोट करेगी, और इंदौर की तासीर है वो, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। हो सकता है ये सारी रचना जो है वो जीतू पटवारी जी की हुई हो, तो फिर क्या, कल को निकल के आया, उनसे इस्तीफा मांगा गया चुनाव के बाद, तो क्या होगा। तो कयासों में तो इसके बहुत सारे आयाम है राजनीति में शरद जी, जो छुपे हुए होते हैं, पता नहीं होते हैं। तो हो सकता है कि इंदौर को लेकर उनने ही कुछ ऐसा कुछ प्लान किया हो कि नहीं यार इंदौर नहीं होना चाहिए हमारे पास, बाकी हम 28 पे लड़ेंगे, जैसे कि वो कुछ सीटों पे नहीं गए। तो ये कयासों का सर कोई तथ्य और तर्क नहीं है। बीच चुनाव का समय है, हमने अपने विजन को रखा, हमारा कैंडिडेट सामने है, हम पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं, हमारा सिंबल है, तो हम यही कहेंगे ना कि साहब हमको वोट दीजिए। हमें इससे क्या करना कि कांग्रेस बदहवास क्यों है, कांग्रेस के पास कैंडिडेट टिक क्यों नहीं रहे। पहले तो कांग्रेस को कैंडिडेट मिल नहीं रहे थे, कांग्रेस का कैंपेन ठीक नहीं चल रहा है, राहुल गांधी नहीं आ रहे, प्रियंका जी नहीं आ रही, सोनिया जी, कोई नहीं आया, कल हो जाएगा, आज चुनाव प्रचार बंद हो गया है। तो आपने देखा कैंपेन ही नहीं चला। अब इसमें भी आप बीजेपी का हाथ नहीं, राहुल जी को मना कर दिया होगा बीजेपी ने कि मध्य प्रदेश मत आओ, तो इसका तो कोई अंत नहीं है ना साहब। तो देयर हाउस, उनके घर को ठीक रखना ये उनका दायित्व है। आनंद जी जी, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जनता से चॉइसेस छीनी जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और हत्या करने वालों के चेहरे पर शिकन नहीं बल्कि गर्व का भाव है। बड़ा आश्चर्यजनक है ये, लेकिन शायद भाजपा की यही नैतिकता होगी। आता हूं डॉक्टर साहब आपकी तरफ। भाजपा की यही नैतिकता होगी। लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है, कोई आप बता दीजिए। देखिए, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपको सुन रहा हूं। वर्ड सर, कोशिश करता हूं मैं आपके सवाल का जवाब देने की। शरद जी, मैं चाहता हूं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया को बोलने नहीं दीजिए, क्योंकि इनमें धैर्य नहीं है। नहीं, मैं जब भी बात करता हूं बीच में बोलने की कोशिश करता हूं। हम लोग मित्र लोग हैं सब लोग, मैं बिल्कुल मित्रतापूर्वक उनको समय दे रहा हूं। मैं तो समय देना चाहता हूं कि पहलवानी के अखाड़े में नहीं है आनंद जी, हम लोग बात कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। वाजपेयी जी के शायद शब्द कम पड़ जाते हैं उनके अपने समय में, अपने, आप उन पर टिप्पणी नहीं करिए, आप अपनी बात करिए, आपका वक्त खराब होगा। मेरी बात तो सुनिए, जब वो बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप था। आप बोलिए मुद्दे तो पर। उनके पास अपना समय कम पड़ जाता है, इसलिए मेरा समय उनको दे दीजिए। कैसे हुई, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप बार-बार इतनी बड़ी चीज बोल रहे हो। मैं बार-बार कह रहा हूँ, कैसे हुई बता दीजिए। इसी बहस से वो बात बढ़ती है। बात कहीं मुद्दे, आप मुद्दे पर आ जाइए। तो आप कह रहे थे ऐसे तो हितेश वाजपेयी जी निकल जाएंगे ना बचकर, आप बोलने ही नहीं देंगे। बार-बार बीच में बोलते कर रहे हैं जैसे इसके बाद कंटिन्यूअसली डिबेट देखता हूं, नतीजा थोड़ी आएगा इसके बाद। बार-बार डिस्टर्ब करते हैं, ये इनका तरीका है। एक छोटा सा क्यों सवाल पूछा किया तो आपने, आपने? क्योंकि भाई, आपने मैं बोला, आपसे पूछ रहा हूं, हमने नहीं किया। आप लोग दोनों कैसे बहस कह दिया आपने, लोकतंत्र मैं की चुप हो हत्या जाता करी? हूं। बिल्कुल किया आपने लोग, मैं चुप हो जाता हूं। मैंने नहीं करी, आपका नाम प्रत्याशी है, प्रत्याशी का छोड़ के ऑडियो कम करिए, ऑडियो दोनों के कम करिए, आप ऑडियो कम करिए, संविधान की हत्या करना चाहते बिल्कुल कम करिए ऑडियो, संविधान का यही उल्लंघन। ऑडियो बिल्कुल कम करिए। ये तरीका है डिबेट करने का? मतलब आप आके यहां पे भी एक जो चौराहे की बहस होती है उस तरह की बहस करेंगे आप लोग? क्या समझते हैं आप लोग भाई? लोग इसीलिए बार बार बात करते हैं कि हमने राजनेताओं को देखना बंद कर दिया, हमें कोसा जाता है। आप लोग किस लेवल पे बात कर रहे हैं आप लोग? बहुत गिरा हुआ हो गया साहब। ऐसा मत करिए साहब, कोई जीत हार नहीं है साहब, अपनी बात रखिए। आनंद जी, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा जी। पूछ रहा हूं, मुझे बोलने अब फिर आप उस पे आ गए, आप अपनी बात कहिए। गलती कोई कर रहा है, आप सुना किसी और को रहे हैं। मैं तो अपने को ही सुना रहा हूं साहब। तो माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा मूर्ख हत्या है मैं ही हूं। अगर जनता से उसकी चॉइसेस छीन ली जाती है चुनाव के पहले, और भाजपा के नेता साथ जाते हैं, ये दिखा रहा है, और उसके बाद अट्टहास हो रहा है, और उस व्यक्ति को जिसे भाजपा में शामिल कराया
कराया गया, जिसका नामांकन उठाया गया, ये सारी बात आप उसे कह चुके खोटा भी हैं। बताया गया, कोई नई बात उसे थोड़ा खोटा सा भी कहिए। बताया। जब कोई वो नई- इतना जी। खोटा था तो उसे लेने की क्या जरूरत थी? अब आपका जोर नोटा पर है आनंद जी पूरा, और आपको अपेक्षा है कि ये लोग- इंदौर नोटा पर रिएक्ट करेगा पॉजिटिवली, ये इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल जी। बिल्कुल नोटा पर रिएक्ट करने की अब जरूरत है, क्योंकि ये वक्त है जब इंदौर ये दिखाए कि ये हमारी चॉइस नहीं है। जो आपने किया, जो आपने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, अपनी सरकारी मशीनरी और पोजीशन का दुरुपयोग किया है, उसको इंदौर प्रतिकार करेगा। और इंदौर की जनता पर जो भरोसा नहीं किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो इंदौर जिसने सारे के सारे विधायक चुनकर दिए हैं, वो इंदौर चलिए। जिसने 1985 से चलिए। आज तक सांसद चुनकर दिए, चलिए। उस इंदौर पर भरोसा नहीं किया, जी। उस इंदौर को कह दिया कि चलिए। आपके पास विकल्प नहीं है। और उस सांसद का सोचिए सर, आनंद जी। जो सबसे ज्यादा वोटों से जीतने के बाद आनंद भी जी, जनता में आनंद, ये हाँ, चलिए। सम्मान नहीं प्राप्त कर हम- पाएगा हमारे कि साथ उसको जुड़े हुए हैं, मैं इंदौर चलूंगा। सबसे बड़ी जीत मिली है। हर्षवर्धन जी क्षमा चाहूंगा, बीच में हमारे मित्र दोनों, वो भी उनका अधिकार है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि इस शोर में वो बात कहाँ चली जाती है जो प्रेम से कही जाती थी। आज मैं फ़र्ज़ करता हूं कि यहाँ बात कर रहे होते दो उस समय के आज़ादी के बाद के अलग अलग विचार के नेता दो, तो वो किस तरह बात कर रहे होते? क्या वो एक दूसरे के सरोकार और कंसर्न से जुड़ते नहीं? और क्या आज भी ऐसे नेता नहीं हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन संघ प्रमुख के हवाले से कहा इंदिरा जी दुर्गा हैं। नरसिम्हा राव ने कहा पोखरण जरूर करना अटल जी। क्या ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, हम सब भूल गए? बहरहाल चलिए, आप बताइए मुझे कि नोटा अपनी जगह है, बात सही है। जो अब अक्षय कांति बम के, हम उनका तो चारित्रिक विश्लेषण यहाँ नहीं कर सकते, उन्होंने जो निर्णय किया वो कर लिया। अब वो दुर्भाग्य से या अब से कांग्रेस से जुड़े थे तो ठीक रहा, तो कांग्रेस पे ही फूटेगा। जी देखिए, नोटा एक विकल्प तो है मतदाताओं के पास, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि कोई निर्णायक विकल्प नहीं है। मान लीजिए कि किसी सीट पे नोटा जीत जाता है, इसके बावजूद जो नोटा के बाद का जो प्रत्याशी है दूसरे नंबर का, उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ये बहुत ही स्थापित सिद्धांत है और नियम है। लेकिन नोटा लोकतंत्र में अस्वीकृति की आवाज है मतदाता की, कि उसे लगता है कि जो कैंडिडेट हैं वो उसके मत के लायक नहीं है। पहले बैलेट पेपर में ऐसा होता था कि लोग खाली छोड़ के आ जाया करते थे बैलेट पेपर, कहीं ठप्पा नहीं लगाते थे, तो वो उसको वोट को इनवैलिड मान के खत्म कर देते थे। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में बात उठी कि भाई नकारने का अधिकार भी होना चाहिए मतदाता को, तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये नोटा का क्या आपको अधिकार ऐसा भी मिला। लग रहा है कि कांग्रेस ने इस विषय को इसलिए भी उठाया कि वो काउंटर करना चाह रही थी कहीं जाहिर तौर पर कि अक्षय कांति बम जिस तरह चुनाव के वक्त हाथ छोड़कर गए हैं कांग्रेस का? डेफिनेटली कांग्रेस को ऐसे वक्त झटका लगा जब उसके पास कुछ भी नहीं था। वो कुछ लेकिन भी आप ये पा भी नहीं मानते हैं कि सकी। इंदौर की जनता बहुत आंदोलित नहीं है इससे, ऐसा भी लगा क्या आपको एक स्वतंत्र विश्लेषक के नाते? देखिए, इंदौर की जनता अभी मौन है शरद जी। पॉलिटिकल पार्टीज और उनके समर्थक सोशल मीडिया से लेकर सड़क पे अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन इंदौर का वोटर मौन है। लेकिन जो कि एक सामान्य बुद्धि मेरी कहती है कि अगर कांग्रेस नोटा की अपील कर रही है और कांग्रेस का जो समर्पित वोटर है, उसके कार्यकर्ता हैं, उसके नेता हैं, वो ही वोट कर देंगे, तो इंदौर जो कि मतदाताओं की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी सीट है पूरे प्रदेश में, वहां पे नोटा को लेकर बड़ा आंकड़ा सामने आएगा और कम से कम जो पिछली बार का जो आंकड़ा है उसको क्रॉस करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसी बिंदु पर इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। और महत्वपूर्ण बात यही है कि गुस्सा मुझे भी बहुत आया जीवन में, और हर बार मैंने अपना नुकसान किया, हर बार मैं रॉन्ग फुट पे खड़ा था और अंत में क्षमा मांगते हुए खड़ा था, चाहे वो मुझे कहने में संकोच नहीं, चाहे वो परिवार का विषय हो, चाहे वो समाज का विषय हो। हर बार मेरे हाथ ऐसे ही जुड़े थे कि मैं अविवेकहीन हो गया था, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे लगता है गुस्से में हम सभी की प्रतिक्रिया ऐसी ही होती है। कृपया करके इस मंच को ये ना मानिए कि ये अखाड़े का मंच है और उधर बैठे कुछ जूरी के मेंबर आपको देख रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, आज वाजपेयी को निपटा के आ गए गुरु, या वाजपेयी जी से कहा जा रहा बहुत बढ़िया किया, नया लड़का था, बोलने ही नहीं दिया आपने, बोलने ही नहीं देना है इसको। नहीं साहब, उधर बैठे जो जूरी मेंबरान हैं वो स्वतंत्र डिबेट को प्रोत्साहित करें और ये माने अगर कोई नहीं बोल पा रहा है तब भी आने पर उसकी पीठ थपथपाएं, कहें नहीं बहुत अच्छा किया तुमने,
चुप हो गए थे, आवेश में नहीं बोले। लेकिन ये शायद मैं फिर बार बार दोहराता हूँ, मैं भावुक आदमी हूँ साहब, प्रेमचंद के युग में चला जाता हूँ, लेकिन कोई मुझे झूठा साबित करे तो बहुत गुजारिश है मेरी, इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। बहुत शुक्रिया आपका आनंद जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी, और बहुत शुक्रिया करूँगा हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।